हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दुआ करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल लॉ एंड जनरल स्टडी में। आज का हमारा वीडियो है भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 पर आधारित है, जिसमें हम महत्वपूर्ण धाराओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहें। इससे हमको उत्साह व मनोबल हमारा बढ़ता रहेगा और साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो, जिसमें हम अपराध और दंड के प्रावधान के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले यह अधिनियम का नाम, जो सबसे पहले अधिनियम में बना था, इसको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कहा जाता था। ठीक है, और यह अधिनियम क्रमांक 49 सन 1988 था। और साथ में यहाँ 9 सितंबर 1988 को यह अधिनियम क्या हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन जब इसमें संशोधन हुआ तो इसका नाम भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 हो गया। और 2018 अधिनियम का क्रमांक 16 सन 2018 है। और यह अधिनियम 26 जुलाई 2018 को लागू हुआ। ठीक है, अब देखिए इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या था। तो इससे संबंधित जितने भी विधि को क्या करना था, समेकन करना था और संशोधन करना था। संशोधन इसलिए क्योंकि समय परिस्थिति को देखते हुए समाज में जो भी तब्दीली होती थी उसके आधार पर इसको क्या करना था, संशोधन करके पुनः स्थापित करना था। ठीक है, और यह अधिनियम जो है 5 भागों में विभाजित है और पूरे अधिनियम में 31 धारा हैं। कितनी धारा हैं? 31 धारा हैं। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले धारा 1। धारा 1 क्या करता है, संक्षिप्त और विस्तार के बारे में बताता है। संक्षिप्त नाम और विस्तार, कि इसका नाम क्या होगा और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका नाम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है और इसका विस्तार पूरे भारत में और साथ ही भारत के बाहर के समस्त भारतीय नागरिकों पर भी क्या है, लागू है। ठीक है, अब हम धारा 2 देखते हैं। धारा 2 में परिभाषा बताया गया है कि इसमें जितने भी परिभाषाएं बताई गई है ये इस अधिनियम में लागू होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 का निर्वाचन, इलेक्शन। तो ये है क्या? निर्वाचन का मतलब है कि संसद या किसी विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए किसी विधि के अधीन किसी भी माध्यम से निर्वाचन कराया गया हो। ठीक है, इसका 2 है का विहित, जिसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब। इसका मतलब है कि इस अधिनियम में जो भी लोक पद के बारे में बताया गया है उसको विहित कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है 2 खा लोक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी से मतलब वह कर्तव्य है जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समूह समुदाय का हित जुड़ा हुआ है। जो जनता की सेवा करता हो, जो जनता के हित में कार्य करता हो। हमारा नेक्स्ट है 2 गा लोक सेवक। कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या सरकार से वेतन प्राप्त करता है या किसी लोक कर्तव्य का क्या करता है, पालन करता है। किसके बदले में? सरकार से फीस लेता है या कोई कमीशन लेता है या किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाता है, उसको हम लोक सेवक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट है 2 घ असम्यक लाभ, अनड्यू एडवांटेज। ठीक है, तो यह है कि जैसा भी हो विधिक पारिश्रमिक से भिन्न, कहने का मतलब यह है कि इसमें जो कार्य किया जाता है उससे भिन्न उसको लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, उसको हम असम्यक लाभ कहते हैं, अनड्यू एडवांटेज कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं धारा 3 की ओर। धारा 3 इसमें का सबसे इम्पोर्टेंट धारा है। ठीक है, जिसमें है विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति के बारे में बताया जाता है कि कैसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी, कि कैसे कौन किस पद वाले को इसमें पहले चांस मिलेगा, ये सारा चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है ये क्या करेगा,
जिस क्षेत्र में जितने भी विशेष न्यायाधीश की ज़रूरत है उसके हिसाब से उसका राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नोटिफिकेशन निकालेगा। ठीक है। और दूसरा ये बता रहा है इसमें 3(2) में कि जो जो इसमें का जो विशेष न्यायाधीश होगा या तो सेशन न्यायाधीश होना चाहिए, या अपर सेशन न्यायाधीश होना चाहिए, या सहायक सेशन न्यायाधीश होना चाहिए, या तो वर्तमान में वो हो या पहले वो रह चुका हो। ठीक है, वही व्यक्ति विशेष न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा धारा 4 जो है विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले। जो विशेष न्यायाधीश होंगे, अभी हमने बताया कि जो विशेष न्यायाधीश अभी सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश, इसको विशेष न्यायाधीश कहा जाएगा। और ये विशेष न्यायाधीश कैसे कैसे मामलों का विचारणा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है कि जो विशेष न्यायाधीश कोई भी विचारण देखेगा उसको 2 वर्ष के भीतर पूरा करना होगा। क्या होगा? दैनिक आधार पर 2 वर्ष के भीतर उसको कंप्लीट करना होगा, इसको विचारण करना होगा। लेकिन परंतु 2 वर्ष के भीतर पूरे नहीं होने पर विशेष न्यायाधीश उन कारणों को लेखबद्ध करेगा। अगर 2 वर्ष का समय दिया हुआ है लेकिन 2 वर्ष के बाद भी अगर वह पूरे मामले को नहीं विचार कर पाता है तो विशेष न्यायाधीश क्या करेगा कि जिन कारण से नहीं कर पाया उन कारण को क्या करेगा, वो लेखबद्ध करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इसी में, परंतु 2 वर्ष के भीतर पूरे नहीं होने पर विशेष न्यायाधीश उन कारणों को लेखबद्ध कारणों से एक समय में 6 माह तक आगे बढ़ाएगा सकेगा, लेकिन वह 4 वर्ष से अधिक नहीं होगा। तो हमने क्या बोला अभी कि इसको 2 वर्ष में पूरा करना होगा। अगर 2 वर्ष में पूरा नहीं होने की स्थिति में जो कारण होगा उसको विशेष न्यायाधीश क्या करेगा, लेखबद्ध करेगा। और 2 वर्ष में पूरे नहीं होने पर उसको एक साथ नहीं, एक करके 6 माह करके उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो बढ़ाने की भी अधिकतम सीमा सिर्फ 4 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे बिंदुओं को आप विशेष याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें है धारा 5। हमारा धारा 5 बोलता है विशेष न्यायाधीश की शक्तियां और प्रक्रिया। मतलब जो विशेष न्यायाधीश हैं उनको शक्तियां क्या क्या है, उनको पावर क्या क्या है। ठीक है, तो जो विशेष न्यायाधीश होगा वो किसी भी प्रकार के इसमें के संबंधित जो केस को वारंट मामले के समान ही क्या करेगा, प्रक्रिया का पालन करेगा। वो जैसे वारंट मामलों में जैसे लागू होता है वैसे ही क्या करेगा, वारंट मामले के समान ही विशेष न्यायाधीश प्रक्रिया का पालन करेगा। इसका सेकंड है, यदि विशेष न्यायाधीश के सामने कोई अपराधी जो प्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ा है या उससे जुड़ा नहीं है, अगर किसी प्रकार का अपराध से संबंधित कोई बातों को रखना चाहता है या सत्य को बताना चाहता है या संस्कृति करना चाहता है, तो उस स्थिति में विशेष न्यायाधीश क्या उस अपराधी को या उससे जुड़े व्यक्ति को क्षमा प्रदान भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सेशन न्यायालय समझा जाएगा। मतलब जो विशेष न्यायाधीश होगा उसके जो न्यायालय होगा उसको सेशन न्यायालय समझा जाएगा। ठीक है, और उसमें जो व्यक्ति जो लोक अभियोजक के रूप में कार्य करेंगे, जो उसका पैरवी करेगा, ठीक है, उसको लोक अभियोजक समझा जाएगा। ठीक है, और यदि विशेष न्यायाधीश को लगता है कि जो व्यक्ति है वो अपराधी है और दोष सिद्धि है तो उसको क्या कर सकता है, उसको दंड भी दे सकता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट धारा 6। धारा 6 जो है संक्षिप्त विचारण की शक्ति बताता है, शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, अब इसमें क्या बताता है कि संक्षिप्त विचारण दोषसिद्धि की दशा में विशेष न्यायाधीश 1 वर्ष से अनधिक का दंड देगा। मतलब जो संक्षिप्त विचारण जो मामले होंगे इसमें, उसमें 1 वर्ष से या 1 वर्ष तक की ही दंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और क्लॉज जोड़ा गया है। इसमें बोला है कि यदि विशेष न्यायाधीश 1 माह से अनधिक कारावास और 2000 रुपये से अनधिक जुर्माने का दंड देता है तो दोष सिद्ध व्यक्ति अपील नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि विशेष न्यायाधीश किसी भी संक्षिप्त मामले का विचार कर रहा है और वह मामला 1 माह से कम का है या 1 महीने तक का है और 2000 रुपये से अधिक का जुर्माने का दंड वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में वो दोष सिद्ध व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, अपील नहीं कर सकता। ठीक है, हमारा अगला धारा है धारा 7।
धारा 7 बोलता है कि लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध। अब इसको आपको समझना है कि जो लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध, यदि कोई लोक सेवक द्वारा किया जाता है तो उसका कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगा और 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले ये समझना है हमको कि लोक सेवक की रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध है क्या। कहने का मतलब ये है कि कोई लोक प्राधिकारी किसी व्यक्ति को ये कहता है कि भाई मैं फलाना आपका एक काम कर दूंगा और उसके एवज में मुझे इतने राशि दे दो, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो इस धारा के तहत वह अपराधी होगा और उसको कारावास मैंने बता दिया आपको कि वह कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, हमारा अगला इसी का नया धारा है, धारा 7 का। इसमें असम्यक लाभ लेना। असम्यक से मतलब आप समझ जाएं कि यदि कोई व्यक्ति अपने पद अपने ओहदे का फ़ायदा उठा के किसी से कोई लाभ ले रहा है तो उसे असम्यक लाभ कहते हैं। ठीक है, अगर कोई लोक प्राधिकारी इस प्रकार कोई किसी से अपना लाभ ले रहा है या कोई दान ले रहा है या किसी प्रकार का हित जो साधने वाली चीज़ ले रहा है तो उसको कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगी और वह अधिकतम 7 वर्ष तक भी हो सकेगी। मामला की प्रकृति को देखते हुए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला धारा है धारा 8। देखिए, धारा 8 भी अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। धारा 8 ये कहता है कि किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्लाउज क्या क्या है कि कोई किसी को असम्यक लाभ देता है या अनुचित कार्य करने को कहता है या लोक सेवक को इनाम देता है तो ऐसे व्यक्ति का कारावास 7 वर्ष तक का होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है वो किसी अधिकारी के पास जाता है, एक लोक प्राधिकारी के पास जाता है और कोई काम करवाने के एवज में कुछ राशि देने को बात करता है या कोई प्रतिफल देने के बात करता है या कोई इनाम देने के बात करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को कारावास 7 वर्ष तक का हो सकता है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ है इस धारा में कि हमने अभी तक सुनते आए कि जो घूस लेता है, जो इनाम लेता है या सम्यक लाभ लेता है उसी को दोषी पाया जाता है। लेकिन इस धारा में बताया गया है कि जो व्यक्ति देगा कोई कार्य करवाने के एवज में उस व्यक्ति को भी कारावास 7 वर्ष तक का हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और परंतु जोड़ा है। इसमें ये बताया गया है कि अगर मान लो वो व्यक्ति किसी को घूस दे रहा है या इनाम दे रहा है या सम्यक लाभ दे रहा है, अगर उसको दबाव में करवा कर दिया जा रहा है तो यह धारा वहाँ पे लागू नहीं होगा। लेकिन एक और परंतु इसमें बताया है, ऐसे व्यक्ति जिसको दबाव में करवाया जा रहा है वह व्यक्ति 7 दिनों के भीतर क्या करेगा, विधि परिवर्तन अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी को इस बात की जानकारी देगा। ठीक है, हमारा अगला धारा है धारा 9। धारा 9 बोलता है कि वाणिज्यिक संगठन द्वारा रिश्वत देना। अब देखिए, वाणिज्यिक संगठन क्या है, जो व्यापारिक संगठन होते हैं, जो कंपनियां होती है उसके द्वारा रिश्वत देना। अगर कोई भी कंपनी का एजेंट है, अभिकर्ता है, ठीक है, अगर वो किसी व्यक्ति को कार्य करवाने के लिए जुर्माना देता है, जुर्माना बोलता हूँ, असम्यक लाभ देता है या कोई इनाम देता है, ठीक है, तो उसको जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। लेकिन जिस कंपनी का वो अभिकर्ता है या एजेंट है वह कंपनी को बताए बिना या कंपनी को मना करने के बावजूद भी अगर कोई कार्य करवाने के लिए किसी को इनाम या सम्यक लाभ देता है या घूस देता है या रिश्वत देता है तो वहाँ पे जो है यह वाणिज्यिक संगठन इस जुर्माने से बच जाएगा। ठीक है, हमारा अगला धारा है धारा 10। धारा 10 बोलता है कि वाणिज्यिक संगठन के भार साधक व्यक्ति का अपराधी होना। अब देखिए, हमने धारा 9 में क्या पढ़ा है कि जो व्यापारिक संगठन है उसके लिए कोई व्यक्ति द्वारा, कोई अभिकर्ता द्वारा या कोई एजेंट द्वारा घूस दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई वाणिज्यिक संगठन के भार साधक व्यक्ति, कहने का मतलब भार साधक कहने का मतलब यहाँ मतलब है कि निर्देशक हो या प्रबंधक हो, सचिव हो या अन्य ऐसे अधिकारी। ठीक है, अगर ऐसे अधिकारी के द्वारा अगर किसी को घूस दिया जाता है तो उसका भी कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगी और अधिकतम 7 वर्ष तक हो सकेगी। ठीक है, हम आगे देखते हैं हमारा धारा 11। ठीक है, धारा 11 बोलता है असम्यक लाभ
प्राप्त करना। देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ आ गई। असम्यक लाभ मैंने आपको बताया था क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करवाने के लिए किसी से अपने पद के ओहदे का या कोई ऐसे चीज़ बता के कि जिससे मैं आपका काम करवा दूंगा या मेरे को इतनी राशि दे दो, ऐसे कर कोई कार्य करवाया जा रहा है तो ठीक है, वहाँ पे करवास 6 माह से कम नहीं होगी और अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, हमारा धारा 12 है। 12 बोलता है अपराधों के दुष्परिणाम के लिए दंड। मतलब कोई व्यक्ति किसी को वह कह रहा है कि अरे तुम्हारा काम नहीं हो रहा है तो तुम क्या करो, तुम थाना अधिकारी के पास चले जाओ और कुछ राशि उनको दे दो, कुछ इनाम दे दो, कोई मोबाइल गिफ्ट कर दो, कुछ लैपटॉप गिफ्ट कर दो, तो शायद आपका काम हो जाए। ऐसे यदि किसी को दुष्प्रेरित भी कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को भी कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगी और अधिकतम 7 वर्ष तक हो सकेगा। ये धारा 12 कहती है आपकी। ओके, आगे बढ़ते हैं। धारा 13। धारा 13 भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कारावास या सजा वाला सेक्शन है। ठीक है, ये कहता है यदि कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार करेगा तो कारावास 4 वर्ष से कम नहीं होगी, जो अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकेगी। 10 वर्ष तक क्या होगी, हो सकेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये अवचार है क्या। ठीक है, यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपटपूर्ण दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो उस कंडीशन में धारा कहती है कि उनको कारावास 4 वर्ष से कम नहीं होगी, जो अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकेगी। हमारा नेक्स्ट धारा है धारा 14। ये बोलता है अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड। जो मतलब जो व्यक्ति अभ्यासिक है, जो हमेशा एक बार उसको सज़ा हो गई है या एक बार उसको किसी प्रकार का पनिशमेंट मिलने के बाद अगर दोबारा वो कार्य करता है, ठीक है, कोई लोक सेवक द्वारा लोक सेवक होते हुए ऐसा बार बार करता है, तो उसको जो दंड होगा, इस यहाँ ये बोल रहा है कि यदि कोई अभ्यासिक अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को कारावास 5 वर्ष से कम नहीं होगा। 5 वर्ष तो होगा ही यदि वो अभ्यासिक रूप से, वो लोक सेवक अभ्यासिक रूप से अपराध कर रहा है। ठीक है, बार बार घूस ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, बार पकड़ा रहा है, फिर भी अपनी आदतों को नहीं चेंज कर रहा है, उस कंडीशन में बार बार अपराध करने के लिए वह 5 वर्ष तक तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यह 10 वर्ष तक भी हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला धारा है 15। धारा 15 बोलता है कि प्रयत्न का दंड। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है ऐसे रिश्वत लेने के लिए या ऐसे कोई कार्य करने के लिए प्रयत्न करता है, ठीक है, तो प्रयत्न करने पर ही उसको कारावास 2 वर्ष से कम नहीं होगी और जो 5 वर्ष तक हो सकेगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे ये समझने का देय है कि सिर्फ प्रयत्न का दंड कितना है। प्रयत्न ही आप करते हो इस टाइप से कोई अपराध करने का, तो 2 वर्ष तक के कारावास से कम नहीं होगी, जो 5 वर्ष तक क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, हो सकती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट धारा है 17। अब देखो इस अधिनियम में धारा 17 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई मान लो कोई भी अन्वेषण करने वाला है, इसका जांच करने वाला है, वो कौन होगा। तो धारा 17 बोलता है अन्वेषण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति। तो ये प्राधिकृत व्यक्ति जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा, ये कौन होगा। तो ठीक है, यहाँ 2-3 कैटेगरी दिया हुआ है। तो पहला कैटेगरी ये बोलता है विशेष पुलिस की दशा में, अगर दिल्ली पुलिस की विशेष दशा में, दिल्ली विशेष पुलिस की दशा में कौन होगा, पुलिस निरीक्षक होगा, उससे नीचे का नहीं होगा। ठीक है, अगर वह महानगर क्षेत्र के लिए है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, अगर वह महानगरीय क्षेत्र के लिए है तो कौन होगा, सहायक पुलिस आयुक्त होगा। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अगर मतलब मजिस्ट्रेट आदेश किया भी नहीं है, उसके बाद भी अगर वो कार्यवाही जांच कर रहा है या अन्वेषण कर रहा है, तो वह अधिकारी जो है वो पुलिस अधीक्षक से नीचे का नहीं होगा। ठीक है, अब धारा 13 के लिए, धारा 13 हमने क्या देखा, धारा 13 कही थी कि लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार,
अगर लोक सेवा द्वारा अपराधी का उपचार किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो अन्वेषण अधिकारी प्राधिकृत होगा वह पुलिस अधीक्षक से नीचे का नहीं होगा। ठीक है, पुलिस अधीक्षक से नीचे का नहीं होगा। हमारा अगला धारा है 17 का, लोक सेवक द्वारा शासकीय कृत्यों या कर्तव्य के दौरान सिफारिश करना। आप इसको समझ ही गए होंगे। आप देखो, इस धारा में, इस पूरे एक्ट में, इस अधिनियम में कुछ कुछ धाराएं ऐसे हैं जिसको आपको सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, इसमें का धारा 17 का है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। धारा 18 बोलता है कि अगर कोई लोक सेवक द्वारा कोई अपराध किया जाता है या उसके बारे में पता चलता है कि वह दोषी है तो उस कंडीशन में उसके जितने भी बैंक के बहियों का निरीक्षण करने का शक्ति मिलेगा। तो उस शक्ति को किसको मिलेगा? सक्षम व्यक्ति कौन होगा? तो जो सक्षम व्यक्ति होगा बैंक के बहियों का निरीक्षण करने का, वो पुलिस अधीक्षक रैंक का होना चाहिए। उससे कम का रैंक का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का बैंकारी बहियों का निरीक्षण नहीं कर सकता। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 19। धारा 19 बोलती है कि अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। क्या बोलती है? अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। यहाँ पे अब ये है, कोई न्यायालय धारा 7, धारा 11, धारा 13, धारा 15 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जिसकी बाबत यह अभिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है। ठीक है, लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम 2013 क्रमांक 1 सन 2014 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर धारा 7, धारा 11, धारा 13, धारा 15 के संबंधित कोई अपराध है तो उसको क्या करेगा? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के सिवाय, इसके छोड़ के उसको मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब धारा 20 बोलता है असम्यक लाभ के लिए उपधारणा। अब मैंने आपको ये बता दिया था कि असम्यक लाभ क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने लोकपद या अपने ओहदे का फ़ायदा उठाकर किसी से किसी प्रकार का लाभ, इनाम या रिश्वत लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बोल रहा है? कोर्ट उपधारणा कर सकेगी। तो यहाँ बोलता है जहाँ धारा 7 के अधीन या धारा 11 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त लोक सेवक ने किसी व्यक्ति से कोई असम्यक लाभ अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्राधिकृत या अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है, तब जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है धारा 21। अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा। क्या होगा? सक्षम साक्षी होगा। मतलब जो भी लोक सेवक जो है किसी भी अपराध या किसी भी घूस, इनाम ऐसा जो से संबंधित है या दोषी सिद्ध है, वह व्यक्ति जो है अपने उसके बारे में बताने के लिए क्या होगा? सक्षम होगा। ठीक है, वो विशेष न्यायाधीश के पास क्या कर सकता है? बता सकता है। और वह अभियुक्त क्या होगा? सक्षम साक्षी होगा। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप जो खुद अपराधी हैं तो आप इसके बारे में नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। वो सक्षम साक्षी होगा, वो बता सकता है कि उसने कैसे किया, किनके साथ मिलकर किया, ये बता सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आप सीक्वेंस को देखेंगे तो फिर 19, 20, फिर 27, तो यहाँ पे वो नहीं है। मैंने सिर्फ उसी धाराओं को लिया है जो इम्पोर्टेंट है। धारा 27 बोलता है अपील और पुनरीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है कि किस धारा में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है सिर्फ धाराएं मतलब है, बाकी इसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। धारा 29 का इसको नियम बनाने की शक्ति के बारे में बोलता है कि नियम को कौन बनाएगा। तो पहला इसमें बोलता है नियम बनाने की शक्ति में केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। ठीक है, तो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा, और इसके लिए राजपत्र में क्या करेगा? अधिसूचना गजट द्वारा नोटिफिकेशन निकालेगा और नियम बना सकेगी। ठीक है, दूसरा बोलता है 29 का 2 विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध भी किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये सब आपको विशेष याद रखना है। फिर आपका धारा 30 है निरसन और व्यापृति, इसलिए हम उसको जोड़ा नहीं हूँ। ठीक है, तो ये इसको आप अच्छे से याद करें, 2 बार 3 बार रिपीट करें।
है ना, आपको पूरा का पूरा ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।